हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तुफैल वानी में। आज का एक अहम टॉपिक मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि हर एक इंसान को इंडिया में अभी जॉब की तलाश है। वो इसी सिलसिले में बोइंग, अगर आपने नाम सुना होगा, एक यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उनके जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि इंडिया को अभी 56,000 जॉब क्रिएट हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या होने वाला है। और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी साबित होगा और एयरलाइंस के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी भी दूंगा कि एयर इंडिया के बारे में। तो इन्होंने क्या रिपोर्ट में कहा है कि 30,000 पायलट्स की ज़रूरत पड़ सकती। हाँ, तो और साथ में 2000 मैकेनिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है इंडिया को। पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताऊं, ये साल था 15 अक्टूबर 1932 का, जब इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस स्टार्ट हुई थी। उन्होंने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट किया था और ये टाटा एयरलाइंस स्टार्ट हुई थी, उन्होंने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और ये ARD टाटा नाम का एक बंदा था जिसने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे एक बिजनेस टाइकून थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। फर्स्ट फ्लाइट जो है इनकी अक्टूबर उसी ईयर में 1932 में ही स्टार्ट होती है। और ये अपनी पहली फ्लाइट जो है कराची टू बम्बई, इसको करंटली हम मुंबई भी कह सकते हैं, वहाँ रन करती। ये जो टाटा एयरलाइन थी, ये अपने पहले ही साल में ना रेवेन्यू जनरेट करती है, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करती है। जिसमें से ये क्या करती है, उस साल 1932 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1.6 लाख माइल्स की डिस्टेंस ट्रैवल करती है ओवरऑल में। और इनका नेट प्रॉफिट जो होता है वो रहता है उस टाइम पे 60,000 का। तो इससे ये पता चलता है कि टाटा एयरलाइंस क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी। पहले साल में इतना अगर नेट प्रॉफिट आपका बन रहा है 60,000 का, तो ये उस टाइम पे एक अच्छा अमाउंट था 60,000 का। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, उस टाइम पे यही एयरलाइंस क्या करती है, ये एक रॉयल एयर फोर्स होती है उस टाइम पे इंडिया की। तो ये टाटा एयरलाइंस 1947 के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें रॉयल एयर फोर्स होती है ब्रिटिश की उस टाइम पे इंडिया की, उनमें मदद करती है। किस चीज़ में मदद करती है? ट्रूप मूवमेंट, जो उनको अपनी आर्मी भेजनी होती थी जंग में, वहाँ पे उनको मदद करते थे। शिपिंग में मदद करते थे, या सप्लाईज देनी होती है उसमें मदद करते थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, 1946 में 29 जुलाई को क्या होती है, टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। ठीक है, तो इसका नाम तब पड़ता है, एक चेंज होता है एयर इंडिया पे। पहले इसका नाम होता था टाटा एयरलाइंस, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के बाद इसका नेम चेंज होके एयर इंडिया कर दिया जाता है। नेक्स्ट ईयर जैसे ही आता है 1947 में, जिस साल इंडिया की इंडिपेंडेंस होती है 15 अगस्त को, गवर्नमेंट क्या करती है, ये एयर इंडिया की 49% स्टेक ले लेती है। तो फिर भी अभी भी कंट्रोल किन के पास है, टाटा के पास ही है एक तरीके से। वो एक तरीके से मान लीजिए कि प्राइवेट ही है, अभी पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है बनी है, क्योंकि स्टेक जो है 50% से कम है, 49% ही है। उसके बाद क्या होता है, 1954 में नेशनलाइज किया जाता है एयरलाइंस को। 1953 में क्या होता है, गवर्नमेंट पहले एक एक्ट पास करती है, एयर कॉरपोरेशन एक्ट। तो उस एक्ट से क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इसी एयर इंडिया का मेजॉरिटी स्टेक ले लेती है। मेजॉरिटी स्टेक यानी 73% आता है, 73% के अब वो इसका स्टेक ले लेती है। तो पूरा कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन का आता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। किससे ले लेता है वो? उसके अपोजिट में JRD टाटा उस टाइम पे थे चेयरमैन उसके, एयर इंडिया के या टाटा एयरलाइंस जो भी आप कहे उसके चेयरमैन होते थे। और JRD टाटा जो होते हैं वो 1977 तक उसके चेयरमैन बने रहते हैं, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल आने में भी उसके बाद भी JRD टाटा चेयरमैन बने रहते हैं 1977 तक। लेकिन फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 2000 आता है, 1 आता है, उसमें क्या होता है, एक गवर्नमेंट अटेम्प्ट करती है कि वो
इस एयरलाइन को फिर से क्या करे, रिप्राइवेटाइज करे, यानी फिर से प्राइवेटाइज की तरह बढ़े। लेकिन ये होता क्यों है, गवर्नमेंट उसको रिप्राइवेटाइज करना क्यों चाहती है? इसमें एक मेन वजह रहता है कि एक माइकल मैस्कारनिहान्स होता है, एक वो उस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं एयर इंडिया के। वो क्या करता है, वो ज़्यादातर एक्स्ट्रा कमीशन क्या करता है, सैंक्शन करता है। उस वजह से क्या होता है, एयरलाइन क्या होती है, लॉस में चली जाती है। इसमें 570 मिलियन का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसको माइकल को सस्पेंड किया जाता है। ये बढ़ती है, फिलहाल तो रिप्राइवेटाइज नहीं करती है गवर्नमेंट इसको। फिर 2017 में फिर से क्या करते हैं कि फिर से एक कमेटी बनाते हैं इसको प्राइवेटाइज करने की। लेकिन फाइनली फिर 8 अक्टूबर 21 में क्या करती है, गवर्नमेंट एक टेंडर निकालती है रिप्राइवेटाइज करने के लिए एयर इंडिया को, क्योंकि एयर इंडिया लॉस में चल रही थी, कंटिन्यूसली लॉस में चल रही थी। उस वजह से क्या करना पड़ा गवर्नमेंट को, इसको फिर से प्राइवेटाइज करना पड़ा। तो इसमें दो कंपनियां हिस्सा ले लेती है टेंडर में, और टेंडर जीतती है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, जो एक सब्सिडरी होती है टाटा सन्स की, या टाटा जो लिमिटेड है, टाटा की जो कंपनी है, एक ग्रुप है, उनकी एक सब्सिडरी होती है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। ये इस टेंडर को जीत लेती है और इनकी बिड रहती है 18,000 करोड़ इसकी। तो फाइनली क्या आ जाती है, फिर ये 27 जनवरी 2022 फाइनली क्या करती है, एयर इंडिया को फिर से क्या होता है, टाटा ग्रुप्स फिर से एक्वायर कर लेती है किसको, एयर इंडिया को अपने इसमें। तो कंट्रोल फिर से किसके पास आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो भी पावर्स होती है वो आती है इनके पास, टाटा सन्स के पास। ये हम आते हैं अपनी जो हमारा मेन मुद्दा है कि ये जो 56,000 जॉब क्रिएशन की बात हो रही है अगले आने वाली 20 सालों में, उससे अप्रॉक्स लगा लीजिए कि आगे पीछे हो सकता है कुछ। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया जो है इसका एयर ट्रांसपोर्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और सेंटर इंडिया को माना जाता है 1600 या उससे पहले भी, जब यहाँ पे पुर्तगीज़ आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तब से ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड सेंटर माना जाता है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी रॉ मटेरियल्स निकलती है, जैसे टेक्सटाइल में कॉटन है, या आयरन या कोल है। यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, वो एक तो स्पाइसेस के लिए और ये टेक्सटाइल्स के लिए आई थी, तो मेन फोकस वहाँ पे उस टाइम पे वो था। लेकिन आज इंडिया बहुत ही ग्रो कर गया है, तो उस हिसाब से क्या है, हर कोई क्या करना चाह रहा है, इंडिया से टाइप करना चाह रहा है। लाइन जो है या एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही मायने रखती है किसमें, इंडिया के जो बाकी मुल्कों के साथ ट्रेड है उसको बरकरार रखने में। तो बोइंग मैन्युफैक्चरर्स है यूएसए में जो बेस्ड है, वो क्या बनाती है बेसिकली, वो एक तो सेल करती है, रोटोक्राफ्ट्स बनाती हैं, रॉकेट्स बनाती हैं, सैटेलाइट्स बनाती हैं, मिसाइल्स बनाती हैं, या यही एयरक्राफ्ट्स बनाती हैं। तो टाटा सन्स ने क्या किया है, इन्होंने रिसेंटली 470 के अराउंड प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया है। ये कहना है बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट जो है सलील गुप्ता, उन्होंने एक अपने रिपोर्ट में कहा है पीटीआई के साथ कि इंडिया में अगले आने वाले सालों में इतनी जॉब क्रिएशन हो सकती है, क्योंकि जैसे अब टाटा ग्रुप्स या एयर इंडिया कह लो, जैसे फाइनली इनका उसमें टाई अप हो जाएगा ये प्लेस करने के लिए 470 प्लेन्स, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्या होगा, एक बूस्ट लगेगा एयर ट्रांसपोर्ट में। तो एयर ट्रांसपोर्ट में मैन पावर भी लगेगा, उसमें पायलट्स भी लगेंगे, उसमें मैकेनिक्स भी लगेंगे, उसमें क्रू स्टाफ भी लगेगा, ग्राउंड स्टाफ भी लगेगा, या उससे क्या होगा, बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ जॉब इस सेक्टर में क्रिएट हो जाएगी। दिन ब दिन हम क्या देख रहे हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट जो भी है इंडिया का, वो ग्रो होता जा रहा है, या सोलर पावर्ड एयरपोर्ट्स हम बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ रही है, जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है वो कम हो रही है, हम ज़्यादा दे पा रहे हैं। तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं पे हमारा एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक इम्प्रूवमेंट पैदा करता है। तो वैसे ही एक एज कहलाएगा इसमें, ये जो इनकी डील है 470 प्लेन्स के अराउंड की, इससे क्या होगा, एक तो
टाटा एयरलाइंस या एयर इंडिया आप कह लो, वो भी ग्रो हो जाएगी। उसके साथ साथ इंडिया की जीडीपी या हमारी पर कैपिटा इनकम वो भी ग्रो हो जाएगी। और ज़्यादा से जैसे अभी हम अगर 2011 के हिसाब से देखते हैं तो 7% के अप्रॉक्स 77% के अप्रॉक्स क्या है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। ज़्यादातर यहाँ पे इंडिया में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का होता है कि अगर कोई बीटेक है, उसको बीटेक के रिलेटेड अपने ब्रांच से रिलेटेड ना जॉब करके किसी और ब्रांच में जॉब करना या किसी और फील्ड में जॉब करना, तो उस काम में उसकी एक थोड़ी सी पोजीशन भी लो रहती है, उसका एंथुसिज्म भी थोड़ा सा लो रहता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और बहुत अनएम्प्लॉयमेंट में इंडिया अभी टॉप पे चल रहा है। तो इसको कम करने के लिए ये एक अच्छा एज है, अच्छा रास्ता है, एक अच्छी डील है जो यूएस बेस्ड बोइंग मैन्युफैक्चरर्स और टाटा सन्स के बीच में की जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इंडिया के भी पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज़ ही हो रही जा रही है, मतलब पिछले साल से स्टैगनेट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की भी चांसेस रहती है। तो इस वक्त में अगर ये स्कीम्स, ये मेमोरेंडम या ये अंडरटेकिंग्स या कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक एज मिल जाएगा, एक बेनिफिट मिल जाएगा आने वाली पॉपुलेशन को ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए शेयर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं ये वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और अपडेट के साथ। तब तक